हेलो डियर स्टूडेंट्स। जो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है टिप्स एंड ट्रिक्स टू राइट एग्जाम्स लाइक टॉपर। कि हमें जब हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं, अब हमारे बोर्ड के एग्जाम्स होंगे, तो हमें क्या टिप्स और ट्रिक्स अपनाने चाहिए कि हमारी भी जो आंसर शीट है वो टॉपर की तरह दिखे। चाहे हमने 60% ही तैयारी की है, पर हमारे अगर हमने ये टिप्स एंड ट्रिक्स अपनाए तो हमारे 80 to 90% तक हम उसको स्कोर कर सकते हैं बाय ये टिप्स के द्वारा। जैसे कि इन टिप्स एंड ट्रिक्स से एक एवरेज आंसर शीट भी एक टॉपर की आंसर शीट की तरह दिखाई दे सकती है। क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। आप ध्यान से इस वीडियो को सुनिए ताकि आपका भी जो है एग्ज़ाम एक टॉपर की तरह आपकी आंसर शीट हो और एग्जामिनर आपसे इन्फ्लुएंस हो, तो इम्प्रेस हो, ताकि वो आपके मार्क्स जो है वो अच्छे दे सके। तो इस वीडियो को पूरा देखना है और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। सो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है अटेम्प्टेशन, कि हमें पेपर अटेम्प्ट करना है तो क्या क्या उसमें ध्यान रखना है। सो फर्स्ट है ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। कहता है सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ये नहीं कि कोई क्वेश्चन छोड़ दो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तो उसको भी आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। एंड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन इन सीरियल ऑर्डर। ये नहीं कि पहले फर्स्ट कर लिया, फिर थर्ड कर लिया, फिर सेकंड पे आ गए, फर्स्ट पे आ गए। हम जो भी सेक्शन हो, जो सा भी सेक्शन कर रहे हो, उसको उसके क्वेश्चन को हमेशा सीरियल ऑर्डर में करना है, ताकि एग्जामिनर इरिटेट नहीं होता। एक तो जब वो इरिटेट नहीं होगा तो आपके एग्जाम फटाफट से टिक मार्क करता जाएगा और आगे चलता जाएगा। सीरियल ऑर्डर में करें ताकि एग्जामिनर को क्वेश्चन ढूंढने में तकलीफ ना हो और वो इरिटेट ना हो। और किसी भी क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना। हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना है। क्यों? क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन गलत होता है और उसके फ्री में मार्क्स मिल जाते हैं अगर क्वेश्चन गलत आया है एग्जाम में। तो अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, शुरू किया होगा और उसका कुछ आंसर शुरू किया होगा, चाहे वो आपको आता है चाहे नहीं आता, तो आपको उसके मार्क्स जो है वो मिल जाते हैं। इसलिए आपने हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। एंड डोंट अफ्रेड ऑफ टफ क्वेश्चन। किसी भी टफ क्वेश्चन से डरना नहीं है। कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये तो बड़ा ही टफ क्वेश्चन आ गया, मैंने तो इसकी तैयारी ही नहीं की हुई। क्या होता है कि उसमें से भी कुछ ऐसे एक दो पार्ट होते हैं जो आपको आते होते हैं, तो आप उतना ही लिख के आए, पर लिखें जरूर। ये नहीं कि टफ क्वेश्चन है जी हमने इसमें से कुछ नहीं, हो सकता है आपको उसका कोई डायग्राम याद आ जाए, कोई एग्जाम्पल याद आ जाए, या कोई ग्राफ याद आ जाए, फ्लो चार्ट याद आ जाए, कुछ भी याद आ जाता है उस टफ क्वेश्चन के रिलेटेड, कोई भी टर्म याद आ जाती है, आप उसको लिख के आओ ताकि एग्जामिनर कुछ ना कुछ तो आपको मार्क्स दे सके। तीसरा है एक्सेप्ट द चैलेंज। चैलेंज को एक्सेप्ट करो कि अगर जैसा भी टफ पेपर आया है तो सबके लिए आया है, तो हमने उसको चैलेंज को एक्सेप्ट करके कुछ ना कुछ जो भी हम याद करके आए हैं उसको रिकॉल करके लिखना ही लिखना है। ठीक है। एंड टेक रिस्क टू सॉल्व द क्वेश्चन एज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। और आपको पता है बोर्ड एग्जाम में तो कोई नेगेटिव मार्किंग होती ही नहीं है, इसलिए आपने हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का रिस्क तो लेना ही लेना है, क्योंकि कुछ ना कुछ हम लिखेंगे। अगर सपोज करो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1.5 नंबर तो दे ही देगा एग्जामिनर। अगर हमने कुछ ना कुछ उसमें लिखा होगा, डेफिनेशन लिखी होगी, या कुछ भी हमने फॉर्मूला लिखा होगा, या कोई ईयर लिख दिया होगा एसएससी या पंजाबी का कोई भी, कुछ भी हमने जो स्टार्ट किया है, तो नेगेटिव मार्किंग तो कुछ नहीं है। तो हम पॉजिटिव साइड पे ही हैं, तो चाहे हम गलत लिखे चाहे सही लिखें, कुछ तो वो टिक लगाएगा या कुछ तो उसको लगेगा कि इसने ठीक लिखा है। सो इसलिए रिस्क लेना है हर एक को क्वेश्चन को करने का। अब जैसे ये मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूँ। क्वेश्चन है ए सर्कल हैज ए डायमीटर। जैसे सपोज करो कोई क्वेश्चन आ गया कि एक सर्कल का डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, इसका एरियल कैलकुलेट करो। तो अब आपको अगर भूल भी गया कि एरिया का क्या फॉर्मूला है, पर आपको ये पता है कि मैंने एरिया, डायमीटर है, एरिया में आपको थोड़ा बहुत याद हो कि भी रेडियस था, तो हमने क्या किया, डायमीटर लिख दिया, डायमीटर ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल का हमने फॉर्मूला लिख दिया d/2। तो हमने यहाँ तक कर लिया। अब हमने एरिया ऑफ सर्कल लिख के छोड़ दिया, फिर भी वो क्या करेगा, इसके आधे नंबर तो दे देगा। क्योंकि अब जो एग्जामिनर है ना, उसको भी एक की आंसर की मिली होती है, तो उसके आंसर की में हर एक स्टेप के नंबर होते हैं कि इस स्टेप के आपने 1 नंबर देने हैं, इसके आधा नंबर देना है। तो वो इसलिए वो स्टेप वाइज मार्किंग होती है, इसलिए वो अपनी मर्जी से पेपर चेक नहीं कर सकता, उसको जैसी आंसर की मिली होती है वो वैसे ही करता है। इसलिए आप स्टेप को छोड़े ना
और हर एक स्टेप लिखें, चाहे आपको पूरा क्वेश्चन नहीं आता, जैसे यूनिट्स आती हैं तो आप एंड में यूनिट्स लिखा हो सकता है यूनिट के नंबर हों, इसलिए आप जो जो आपको याद आता है थोड़ा स्टार्ट कर रहा हूँ, जितना फॉर्मूले तक आता है वहां तक कर रहा हूँ, जो रह गया वो उसके नहीं देगा, बट स्टेप वाइज जितने मार्क्स बनेंगे वो आपको जरूर मिलेंगे। इसलिए आपने रिस्क लेना है हर एक क्वेश्चन को करने का। सो पहला पॉइंट आपको क्लियर है, टेम्पटेशन। सेकेंड पॉइंट है हमारा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इज वेरी नेसेसरी, कि किसी बच्चे ने कैसा प्रेजेंटेशन किया है, अपने पेपर को कैसे बनाया है, क्या उसने पॉइंट्स बनाए हैं, कोई भी आंसर है उसने क्या उसको पॉइंट्स में लिखा है कि एक बड़ा सा पैराग्राफ बना दिया है। सो पॉइंट, पहला पॉइंट है कि मेक पॉइंट्स, पॉइंट्स बनाएगा तो अच्छा लगता है। उसने क्या एग्जांपल दिया है, जैसे अब साइंस की बात करें तो उसमें बहुत सारे हर एक डेफिनेशन के साथ अगर आप एक एग्जांपल दे देते हो, एक डायग्राम बना देते हो, तो उसको लगेगा, वो तो इम्प्रेस हो जाएगा, वो उसको एग्जामिनर को लगेगा कि इस बच्चे को तो सारा पेपर आता है, तो इसलिए वो पूरा पढ़ेगा भी नहीं और फटाफट से टिक लगा देगा। ड्रॉ डायग्राम्स, जहां पे भी हो सके आपको डायग्राम्स बनाने चाहिए। डोंट डू कटिंग, कटिंग नहीं करनी चाहिए कि जैसे हमने कई बार ऐसा गंदा सा पेपर होता है कि इतना सा लिखा कटिंग, इतना सा लिखा कटिंग, ऐसा पेपर आपने नहीं करना। अगर आपने स्ट्रक करना भी है किसी चीज को तो पेंसिल से स्ट्रक करिए और एक पेंसिल की लाइन लगाइए बस। सपोज करो मेरा ये वर्ड गलत है रेटिना, तो मैं सिर्फ एक पेंसिल से ऐसे लगाऊंगी और उसको ज़्यादा कटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि वो देखने में प्रेजेंटेबल नहीं लगता और एग्जामिनर को लगता है ये तो बच्चा कंफ्यूज है, इसको क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए कटिंग ना करें। अगर हल्का सा आपको लगता है कि मेरा कुछ गलत हो गया तो हल्की सी लाइन लगाएं पेंसिल के साथ। मेंटेन गुड हैंड राइटिंग, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी बच्चे का जिसकी गुड हैंड राइटिंग होती है, एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाता है कि हाँ जी बच्चे को एक तो इसकी हैंड राइटिंग साफ सुथरी है, उसको ज़्यादा पढ़ने में दिक्कत नहीं आती, इसलिए वो इरिटेट भी कम होता है, इसलिए वो गुड मार्क्स दे देता है। दूसरा, जब भी आपने लिखना है रोल नंबर, जब भी आपका रोल नंबर पहले तो वो क्लियर हो, बिल्कुल रोल नंबर क्लियर लिखा हो, ताकि एग्जामिनर को पता लगे हाँ इस बच्चे ने क्लियर क्लियर रोल नंबर लिखा है, इसको नीट एंड क्लीन लिखा है, ये बच्चा अच्छा है। सो इसलिए रोल नंबर कईयों ने बहुत गलत लिखा होता है, सो रोल नंबर आपने हमेशा अपना नीट एंड क्लीन गुड हैंड राइटिंग से लिखना है। ड्रॉ लाइन आफ्टर ईच आंसर, हाँ ये तो बिल्कुल जरूरी है कि जब आपका एक आंसर खत्म हो जाता है तो आप उसके बाद एक लाइन ड्रॉ जरूर करें विद पेंसिल, ताकि उसको पता चले कि अगले क्वेश्चन अब जो है उसने एक क्वेश्चन कर लिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इससे एक अच्छा पेपर लगता है। राइट आंसर्स इन सीरियल ऑर्डर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, चाहे आप कोई भी सेक्शन कर रहे हो ए बी सी एंड डी, उसमें जो भी क्वेश्चन के सीरियल है वो सीरियल ऑर्डर में क्वेश्चन करो, ये नहीं पहले लास्ट वाला कर लिया फिर सेकंड लास्ट कर लिया, ऐसे नहीं। सीरियल ऑर्डर में क्वेश्चन करोगे तो आपके जो जो आंसर हैं वो अच्छे लगते हैं, इम्प्रेस कर पाओगे एग्जामिनर को, तो वो अच्छे नंबर देगा आपको। उसके बाद है अंडरलाइन कीवर्ड्स। सपोज करो कोई भी एग्जाम्पल है, जैसे इसी में एग्जाम्पल आपको मैंने इसमें दिया हुआ है फोर लिम्स ऑफ ह्यूमंस, फ्रॉग्स एंड लेजर, तो जो की पॉइंट्स हैं उनको आप अंडरलाइन जरूर करो। इससे एग्जामिनर को लगता है कि हाँ जी बच्चा कॉन्फिडेंट है, उसको आता है। हाईलाइट करो, क्यों, जैसे हाईलाइट मैंने किया वैसे भी कर सकते हो और आप पेंसिल से भी कर सकते हो, जैसे इसमें दे एक्सप्लेन दैट देयर मे बी रेप्टाइल्स, मैमल्स, एम्फीबियंस एंड कॉमन असिस्टेंट को जैसे उसने बच्चे ने किया हुआ है अंडरलाइन, वैसे आप जरूर करो। जैसे सपोज करो मेरे को क्वेश्चन आता है पार्ट्स ऑफ आई, अगर आई के पार्ट्स पूछे उसने, जैसे मैंने लिखा रेटिना, मैंने उसकी वर्किंग लिख दी, फिर मैंने लिखा आइरस, उसकी वर्किंग लिख दी, फिर मैंने लिखा प्यूपिल, उसकी वर्किंग लिख दी, सिलरी मसल, उसकी वर्किंग लिख दी। अब मैं जो ये पार्ट्स है ये मेन है ना, तो मैं इनको अंडरलाइन कर सकती हूँ। और जो उसका मेन फंक्शन होगा, जैसे रेटिना क्या है कि इमेज बनती है, तो इमेज फॉर्मेशन उसका मेन फंक्शन है, उसको आप अंडरलाइन कर सकते हो। आयरस गिव कलर, कलर को अंडरलाइन कर सकते हो। पीपल जो है वो आयरस का करता है, तो जो जो भी इनके जैसे मसल्स को जकड़ के रखता है, तो जो भी है उसको आप अंडरलाइन करो, जो उनके मेन पॉइंट्स हैं। जैसे इन्होंने एनालॉगस ऑर्गन, होम और उनके एग्जांपल्स को अंडरलाइन किया हुआ है। सो इससे क्या पता चलता है कि बच्चा कॉन्फिडेंट है, उसको सारा आता है, उसने अंडरलाइन भी किया हुआ है जो उसकी हेडिंग्स थी मेन आंसर की। अच्छा, जैसे एसएसटी में ईयर्स आ जाते हैं, ईयर्स हो जाते हैं ना, 1929 में हुआ या 1940, उन ईयर्स को आप अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, सो ये है गिव आंसर अकॉर्डिंग टू वर्ड लिमिट। हाँ ये बहुत जरूरी है कि अगर उन्होंने वर्ड लिखा है कि भाई 100 वर्ड्स में ही आपका ये ऐसे हो या जो भी है स्टोरी हो, तो आपने 100 वर्ड्स में ही उसको लिखना है। वर्ड की लिमिट को हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार होता है ना, जैसे कि भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है,
सपोज करो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बच्चा लिख ही जा रहा है 2-3 पेज भर दिए, उसका क्या फायदा। अगर साइंस में आपको कोई क्वेश्चन आता है जैसे डिफाइन पावर आ गया, पहले तो आप पावर की डेफिनेशन लिख दो और उसका फॉर्मूला लिख दो, हो गए 2 मार्क्स। अब ये नहीं इसको लंबा चौड़ा एक्सप्लेन ही करने बैठ जाना है, ठीक है। अगर 3 मार्क्स का आ रहा है तो 3 पॉइंट्स तो होने ही चाहिए। अगर डिफरेंस आ रहा है 3 मार्क्स का, कि कोई डिफरेंस लिखो जी, डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो आप क्या करोगे, 3 पॉइंट्स तो बनाओगे ही बनाओगे। और जब भी डिफरेंस आए तो एक तरफ जो पूछा है वो लिखो और दूसरी तरफ जो पूछा है वो लिखो और उसके डिफरेंस बनाओ। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप एक्सप्लेन ज़्यादा कर सकते हो और 5 पॉइंट्स तो आपके एटलीस्ट होने ही चाहिए। सो ये बातें हैं जो बिल्कुल आपने याद रखनी है। अब जैसे ये देखो मैंने शीट्स दिखाई हैं कि बच्चे ने देखो मैथ्स का पेपर कितना सुंदर किया है, उसी तरह से ये वाला आप देख रहे हो, इसमें आपकी एसएसटी के भी उसने पॉइंट्स जो है अंडरलाइन किए हुए हैं। अब एक ये पेज देख लो, जो मैं ब्लू से दिखा रही हूँ, ये पेज देख लो कितना उसने कोई अंडरलाइन नहीं किया, अंडरलाइन किया हुआ है बट उसकी ऐसे हैंड राइटिंग है कि वो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लिखा है। अब ये वाला पेज देख के एग्जामिनर तो, अगर उसने सोचा मैं क्या पढ़ने बैठू, चल मैं इसको 5 में से ही देता हूँ, अगर ऐसा लिखा हो तो वो सोचता मैंने क्या पढ़ना है, इसको 5 में से 5 दे देता हूँ। सो प्रेजेंटेशन इज मस्ट, कि आप प्रेजेंटेशन आपकी कैसी है वो बहुत इफेक्ट डालती है, ठीक है। तो अब देख लो प्रेजेंटेशन ही है, इस बच्चे की प्रेजेंटेशन देख लो और इनकी प्रेजेंटेशन देख लो, ठीक है ना। सो प्रेजेंटेशन जो है बहुत इफेक्ट डालती है। और दूसरा, सपोज करो, मैंने तो आपको पहले कहा ना कि पॉइंट्स में आप आंसर दीजिए। सपोज करो कोई आपको एसएसटी का क्वेश्चन है या पंजाबी का कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको पॉइंट्स नहीं बनाने, पैराग्राफ में लिखना है, तो आप कोशिश कीजिए कि पैराग्राफ के अंदर छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखें, ताकि वो अच्छा लगता है। तो ये नहीं कि एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ बना दिया, आप छोटे छोटे पैराग्राफ भी बना सकते हो, उससे जो है आपका वो अच्छा लगता है पेपर, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए हमारे टेम्पटेशन एंड प्रेजेंटेशन। तीसरा है हमारे पास टैक्टिक्स। अब क्या हम टैक्टफुल हम कितने हैं पेपर करते हुए, ये भी बहुत मायने रखता है कि हमारे कितने मार्क्स आएंगे। सो ट्रस्ट योर गट फीलिंग। सपोज करो कहता कि कोई ऐसा क्वेश्चन आया था जिसके आपको ऑप्शन वाला कोई क्वेश्चन आ गया, एमसीक्यू आ गया, उसमें आपको पता ही नहीं है आंसर क्या है, आपको उसका सही आंसर नहीं पता, तो हम दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं, हम गलत वाले आंसर देख सकते हैं कि जो नहीं हो सकता। सपोज करो अगर मुझे ये नहीं पता कि क्या आंसर हो सकता है, तो मुझे ये तो पता है ना कि क्या आंसर नहीं हो सकता, तो हम वो उसको काटते जाएं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस, तो मैं सोचूं जी डायोमीटर तो पावर की है, एम्पियर भी नहीं है, वॉट भी नहीं है, तो ओम हो सकती है, चाहे मुझे नहीं पता था कि भी इसकी ओम है रेजिस्टेंस की यूनिट, तो मैं अपनी गट फीलिंग से थोड़ा सा क्वेश्चन को ऐसे भी सोच सकती हूँ। राइट इन लार्ज फॉन्ट सो दैट मोर एरिया ऑफ शीट। सपोज करो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जा रहा है या लंबा क्वेश्चन आया है, तो आप क्या करें, थोड़े बड़े बड़े कहता है अक्षरों में लिखो, क्योंकि इससे क्या होता है, एक तो पेज भरा भरा लगता है और एक लगता है हाँ बच्चे को आता था, उसने बड़ा बड़ा लिखा है, ठीक है। ड्रॉ डायग्राम, जहां हो सके डायग्राम जरूर बनाओ, फ्लो चार्ट से बनाओ, क्योंकि देखो ये देखो इसने फ्लो चार्ट से बताया ना, और एक बार में ही एग्जामिनर को समझ आ गया कि इस बच्चे को क्वेश्चन का आंसर आता था, उसने तो बहुत तरीके से बता दिया कि ये टाइप्स हैं उसकी, ये टाइप से आगे ये होगा। सो एक फ्लो चार्ट से जरूर बनाओ, अगर जहाँ फ्लो चार्ट से आप दिखा सकते हो। गिव एग्जाम्पल्स टू मेक योर आंसर लॉन्गर। जितना आप साइंस में तो ये बहुत ज़रूरी है कि जितना आप जहाँ जो भी लिखो साथ में एग्जाम्पल जरूर दो, उससे क्या होता है आपका आंसर लॉन्ग हो जाता है। फ्लो चार्ट से बना सकते हो, आप ग्राफ्स दिखा सकते हो, आप फॉर्मूले लिख सकते हो, जैसे हम मैथ्स फिजिक्स में फॉर्मूले और ग्राफ्स, तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है एग्जामिनर में। सो बड़ा बड़ा लिखना है ताकि पेज ज़्यादा भरे, और अगर याद नहीं आ रहा, कोई ज़्यादा पॉइंट्स याद नहीं आ रहे, तो उसी को आंसर को दोबारा से रिसाइकिल कर लो, मतलब लाइंस थोड़ी डिफरेंट बना लो पर वही दोबारा से लिख दो। इससे क्या होगा कि आपका जो मार्क्स जितने वर्ड लिमिट दिए उसका आंसर भी लिखा जाएगा और एग्जामिनर को लगेगा कि इसको जितना वर्ड लिमिट था इसने बच्चे ने लिखा है, तो इसको नंबर दे देते हैं, ठीक है। सो जब भी आपको टेक केयर ऑफ स्पेलिंग्स, हाँ जी, स्पेलिंग्स जरूर ठीक होने चाहिए। वैसे तो चलो साइंस लैंग्वेज में ज़्यादा स्पेलिंग्स देखते हैं, साइंस में इतनी कटिंग नहीं होती, बट फिर भी आपको स्पेलिंग्स जो है वो आने चाहिए। सो ड्रॉ डायग्राम्स विद पेंसिल, हमेशा याद रखिएगा डायग्राम्स या फ्लो चार्ट या ग्राफ कुछ भी बनाना है तो आपको पेंसिल ही यूज करनी है। एंड ट्राई टू लेबल इट ऑन राइट साइड, और ज़्यादा कोशिश करनी है कि सपोज करो कोई भी डायग्राम आ गया, जैसे हार्ट का डायग्राम आ गया, तो ट्राई करो कि लेबलिंग जो है वो राइट साइड पे ही हो, और विद पेंसिल हो और विद बोल्ड लेटर्स हो। बोल्ड लेटर से आप जो है इसकी लेबलिंग करेंगे।
हाँ, और एक और पॉइंट है, कई बार ये होता है कि हमारा आंसर श्योर नहीं होता कि भी आंसर जो हम लिख रहे, वैसे तो मैंने कहा कि पॉइंट्स में लिखो, पर अगर हमें आंसर की श्योरिटी नहीं है तो फिर कोशिश करो कि उसको पैरे में लिख दो। कि मुझे पता है कि ये मुझे क्वेश्चन का नहीं आता, तो मैं पॉइंट्स अगर बनाऊंगी तो हो सकता है उसका एग्जामिनर का सीधे ध्यान पड़ जाए और उसको लगे कि इसने तो गलत पॉइंट्स बनाए और सीधा क्रॉस लगा दे। तो जो आंसर आपको नहीं आता, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको श्योरिटी से नहीं आता, उसको आप हमेशा पैराग्राफ में लिखो, ताकि उसका इतना ध्यान ना जाए और वो चलो 3 में से 1 या 1.5 नंबर तो दे ही देगा या 2 दे ही देगा कि चलो इसने कुछ तो लिखा है बच्चे ने। सो ये कुछ जो है टैक्टिक्स हैं कि आप हमेशा लार्ज फॉन्ट्स में लिख के अपनी गट फीलिंग पे ध्यान दें, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स और एग्जांपल्स, फॉर्मूले, स्पेलिंग्स ठीक रखें, ये आपको देखना है। नेक्स्ट पॉइंट है अप्रोच। अप्रोच में ये है कि अगर पेपर टफ आ गया मान लो, तो हमने ये सोचना है कि पेपर अगर टफ आया है तो वो सबके लिए ही टफ आया है, इसलिए पैनिक नहीं हो जाना, अपने आप को कंफ्यूज नहीं कर देना, शुरुआत में ही अपने आप को कंफ्यूज कर दो, जो याद करके गए वो सारा भूल जाए। हर एक सोल्यूशन का कोई प्रॉब्लम, हर एक मतलब प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है, ये नहीं कि सोल्यूशन को प्रॉब्लम बना लेना है। सो क्या होगा, अगर पेपर टफ आ रहा है तो वो सबके लिए ही टफ है, आपको उसमें से कुछ ना कुछ जरूर आता होगा, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, उसको ट्राई करना है, कंफ्यूज होकर सब भूल नहीं जाना है। सो अप्रोच आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, पहले ध्यान से अपना पूरा पेपर पढ़ लो, फिर आपको पता चलेगा कि मेरे को आता है कि नहीं आता। उसके बाद है टाइम मैनेजमेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को, कई बच्चे इतना स्लो स्लो लिखते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि पेपर का तो टाइम ही हो गया 3 घंटे और हमारा पेपर ही खत्म नहीं हुआ। और कई बच्चे फटाफट गंद मंद डाल के इतनी फटाफट हैंड राइटिंग से लिख देते हैं कि उनका जल्दी पेपर हो जाता है, पर उन्होंने लिखा इतना गंदा होता है कि वो उतना वो प्रेजेंटेबल नहीं होता। सो सब शुरुआत में ही मेंटेन योर स्पीड। स्पीड अपनी मेंटेन कैसे होगी, अगर आपने पहले इंस्ट्रक्शंस, सपोज करो ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं ऊपर, है ना, एक प्रश्न 1 2 3 ऐसे करने हैं, बहुविकल्पी 1 मार्क्स के हैं, तो जो भी इंस्ट्रक्शंस दी हैं उनको ध्यान से पढ़ना है। कई बार ऐसे होता है कि चॉइस दी होती है, वी डू एनी फाइव, और वो हम पढ़ते ही नहीं है, हम वो सारे 10 के 10 क्वेश्चन कर देते हैं, उसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं, पर एग्जामिनर ने वो पहले 5 ही चेक करने हैं आपके, दूसरे में तो उसने सिर्फ ओवर अटेम्प्ट लिख देना है। इसलिए पहले ये ध्यान से इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है, सारे सेक्शंस की इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट मिलते हैं, इसको ध्यान से पढ़ना है इंस्ट्रक्शन को। इससे आपको ये हो जाएगा, एक बार आप पूरे इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस सेक्शन में कितने मैंने क्वेश्चन करने हैं और किस सेक्शन को मैंने कितना टाइम देना है। 1 मार्क्स वाले सेक्शन को मैंने कितना टाइम देना है, 2 मार्क्स वाले को, 3 मार्क्स वाले को, 5 मार्क्स वाले को मैंने कितना टाइम देना है, मैंने टाइम डिवाइड कर लिया। अगर मेरा 1 मार्क वाले क्वेश्चन, मेरे जितना टाइम मैंने डिसाइड किया था उसमें नहीं हो रहा, तो मैं थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ाऊंगी या बढ़ाऊंगा, ठीक है ना। और अगर नहीं हो रहा टाइम मैनेज, तो आपको अपना टाइम मैनेज करना ही होगा। रीड इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली, रीड ऑल क्वेश्चंस वंस सो दैट यू कैन मैनेज। तो आपको क्या होगा, कहता है सारे क्वेश्चंस को एक बार पढ़ो ताकि आप उसको मैनेज कर सको, एंड डिवाइड योर टाइम फॉर ईच सेक्शन। सारे क्वेश्चंस, कहते हैं जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो सारे क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लो ताकि आप मैनेज कर सको, अपने हर एक सेक्शन के लिए अपना टाइम डिवाइड कर सको, ठीक है ना। मैंने अभी आपको बताया अगर आपका टाइम शॉर्ट जा रहा है तो थोड़ी स्पीड बढ़ा लो, अगर आपको लग रहा है और हाँ, हर एक क्वेश्चन के बाद अगर आपको लगता है कि मैंने एक एक घंटा में 2 सेक्शन करने थे, तो सपोज करो मेरा अभी नहीं हो रहा और मुझे लग रहा है मैंने अभी सारे क्वेश्चन किए, तो क्या करो, एक एक दो दो तीन तीन लाइनें हर एक क्वेश्चन के बाद छोड़ दो, ताकि एंड में जब आपको टाइम मिले तो आप वो दो दो लाइन्स में कुछ ना कुछ और ऐड कर सकते हो। अगर आपको डायग्राम याद आ गया तो आप वो ऐड कर सकते हो, अगर आपको एग्जाम्पल याद आ गया उसके उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो याद कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, क्योंकि बाद में हम ऐड कर देना तो वो लगता है कि हाँ इस बच्चे को ये सब कुछ आता था। अच्छा, एक और बात है कि जब शुरुआत में हम 4 5 पेज थोड़ा सा टाइम लेके लिखो, ताकि आपकी हैंड राइटिंग जो हो वो अच्छी हो, ठीक है। आपकी जब हैंड राइटिंग अच्छी होगी ना 4 5 पेजेस, तो एग्जामिनर को लगेगा इस बच्चे को सारा आता था, और वो अगले पेजेस फिर उसको लगेगा अच्छा, उसने अब अगर उसकी हैंड राइटिंग गंदी हुई है तो उसने ये सोचा होगा कि मेरी स्पीड कम है, उसका पेपर छूट रहा होगा, तो उसने जल्दी जल्दी में किया। तो आपके 4 5 पहले पेजेस से ही वो इम्प्रेस हो जाएगा और आपके अगले क्वेश्चन जो है जल्दी जल्दी से चेक करेगा, ठीक है। और सारे क्वेश्चन पे एक बार नजर लगा लेनी है ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाए, ठीक है। सो इस तरह से अपने आप 5 मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स अपना के जो मैंने आपको बताए हैं, आप ध्यान से अपना पेपर करोगे। जैसे मैंने आपको बताया कि आप पहले थोड़ा दो दो तीन तीन लाइन छोड़ दो हर एक क्वेश्चन के बाद, ताकि जो मेरे पास एंड में टाइम बचेगा तो मैं वो कवर करके उसको कर लूँगा, ठीक है ना।
तो इस तरह से अगर आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके स्टूडेंट्स अपना पेपर करते हो तो आप एक अगर एवरेज आंसर शीट भी आपकी टॉपर के जैसे आंसर शीट बन जाएगी, और अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हो तो आपके टॉपर और जैसे मार्क्स आएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनो और ये टिप्स एंड ट्रिक्स जरूर अपनाओ, ताकि आपका भी जो एग्ज़ाम है वो एक टॉपर की तरह हो और आप एक अच्छे नंबर जो है बोर्ड एग्ज़ाम में ले सको। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।